हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सीएससी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जीएस का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका 7वां पार्ट है जो मॉडल पेपर के रूप में बनाया गया है। इसमें 40 प्रश्न रखे गए हैं। आपकी परीक्षा में भी 40 प्रश्न ही जीएस पेपर से पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस के अनुसार से तैयार किया हुआ मॉडल पेपर है और इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं आज का। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पावर स्टेशन किससे निकलता है? तो थर्मल से, तो बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से, तो ये गलत है। ऑटोमोबाइल से जो निकलता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिससे हम CFC कहते हैं, ये कहाँ से निकलता है? गैस फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से, ठीक है। तो इससे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल से निकलता है जो, वो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पी, ठीक है। और यहाँ पे सी देख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है जलमग्न धान के खेत से, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों सही है। यहाँ बी पे आपका सही सुमेलित नहीं था। दूसरा नंबर प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, ठीक है। वर्षा जो होता है एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से पानी जो है वाष्पित होकर जो है ऊपर उठता है, ठीक है, और जो है ठंडा होकर जो है नीचे गिरता है, ठीक है, पुनः वो जो है धरती पर गिरता है, उसे ही क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा है, नहीं है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये तो सही है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, ये भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस, ये 5 मई को नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 13 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 13 मई को तंबाकू निषेध दिवस, और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये 5 मई नहीं 13 मई है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था? तो आप लोग जानते होंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक विषैली गैस का रिसाव से हुआ था, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तो ये विशेषता समान नहीं है, क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के बीच हैं भारत में, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है दोनों देशों के पास, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों देशों के पास जो है पॉकेट वीटो है, भारत और राष्ट्रपति के बीच। और उच्च सदन के मनोनीत सदस्य होते हैं। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो यहाँ तो होते हैं लेकिन अमेरिका में नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई है, जबकि भारत के संघ में जो है प्रदान नहीं की गई है। अमेरिका उच्च सदन में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता है, ठीक है, बल्कि भारत में 2 प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में, वो अमेरिका में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे केवल 3 सही हो रहा है, ठीक है। तो आप कोड नंबर ए आपका सही हो जाएगा, केवल 3 इसमें से सही है। छठवां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 में, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा कहते हैं, ठीक है, गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और इसकी पहली बैठक अगर पूछे तो पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है, पहली बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता जो किया था वो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है, ठीक है, अनुच्छेद किसके? 263 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 263 के अनुसार जो है अंतर्राज्य परिषद की गठन की व्यवस्था की गई है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था?
तो सरकारिया आयोग का सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर एस.आर. सेन थे। ठीक है, एस.आर. सेन थे। 1983 में केंद्र सरकार ने जो है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक जो है 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। ठीक है, और इस आयोग के 2 अन्य सदस्य जो बी शिवरामन थे और एस.आर. सेन थे। ठीक है, आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जो है 1987 में पेश की और इसका सार जो है आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया था। ठीक है, तो एस.आर. सेन थे और कौन थे अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एस. सरकारिया थे, आर.एस. सरकारिया था और एक सदस्य और थे, उनका नाम था वी शिवरामन। ठीक है, तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा, इसमें से पूछ देता कि ये कौन है नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा पूछा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। तो ये तो सही है, मानव शरीर जो है सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। सेल्यूलोज एक प्रकार का फाइबर होता है। ठीक है, मानव शरीर जो है सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम होता है क्योंकि हमारे शरीर में बीटा एसिटल लिंकेज जो सेल्यूलोज के में जो है उपस्थित होता है को पचाने में एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका कथन ये सही है। और मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेट विद्यमान रहता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन ए सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए किस कूट में ये सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। 10वां नंबर प्रश्न है फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो फ्रक्टोज के कारण ही फलों में मीठा स्वाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है ब्रिक्स देशों में कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये चीन में स्थापित किया गया है। ठीक है, ब्रिक्स विश्व का 5वां तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसके सदस्य देश में जो है भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ब्रिक्स द्वारा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 2014 में, ठीक है, 2014 में की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है के.वी. ठीक है, के.वी. कामत हैं। ठीक है, के.वी. कामत थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी पूछा जाता है। तो 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना चीन में 2014 में किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो किस वर्ष किया था? तो 1995 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परम गरीबी की परिभाषा को वर्ष जो है 1995 में अंकित किया गया था। परम गरीबी जो है मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन हुआ, स्वच्छ पेयजल हुआ, शौचालय की सुविधा, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और सूचना के घोर अभाव की स्थिति में जो है यह केवल आय पर निर्भर नहीं करता, अपितु सुविधाओं तक पहुंचने में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह जो है गैस पाइपलाइन परियोजना है, तो ये बिल्कुल सही है। इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया, ये भी सही है। यह ईरान से भारत तक फैली है, तो ये गलत है। ठीक है, ऊर्जा गंगा परियोजना की शुरुआत जो है 24 अक्टूबर जो है 2016 को शुरू हुई। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य भारत के पूर्वी क्षेत्रों में सुलभ गैस जो है करवाना है। ठीक है, यह पाइपलाइन जो है 2050 किलोमीटर लंबा है, जो जगदीशपुर उत्तर प्रदेश को से जो है हल्दिया पश्चिम बंगाल से जोड़ती है, उत्तर प्रदेश से और हल्दिया तक। ठीक है, ये जोड़ती है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ कोड पे सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये 29 जनवरी 2015 में। ठीक है, ये 2015 में। और अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015 में, 9 मई 15 में। ये देखिए 29 जनवरी है, तो ये पहले 29 जनवरी है और ये 9 मई है, तो ये पहले हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, और देखिए मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 25 सितंबर 2014 में। ठीक है, 25
सितंबर 2014 में। और आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये जो है 28 अगस्त 2014 में, ठीक है, 28 अगस्त 2014 में, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो है ये 2014 ये भी है, ठीक है, 2014 25 सितंबर अगस्त, तो ये पहले हो जाएगा, चौथा पहले 4 हो जाएगा, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया गया। तो पहले में देख लीजिए यहाँ पे 4 है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा मेक इन इंडिया 2014 में जो है ये 25 सितंबर को, ये अगस्त को, ये सितंबर में, ठीक है, एक माह बाद, एक जान लीजिए, ये 28 अगस्त और ये 25 सितंबर, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये। उसके बाद अटल पेंशन योजना जो है, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में किया गया था, लेकिन 29 जनवरी को किया गया था, तो ये पहले आ जाएगा। उसके बाद जो है अटल पेंशन योजना 2015 में किया गया था, लेकिन ये 9 मई को, इसके जनवरी के बाद आता है मई, तो 9 मई को ये शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कूट नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु जो है प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो आयाम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का आकलन हेतु 4 आयामों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 4 आयामों का उपयोग किया जाता है, जो क्रमशः आर्थिक सहभागिता और अवसर है, शिक्षा की प्राप्ति है, राजनीतिक सशक्तिकरण है और स्वास्थ्य है, ठीक है। तो ये आयाम सिर्फ दिया है, तो इसके आयाम के 4 क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन प्रयुक्त नहीं होता उस क्षेत्र में आयाम, तो ये मतलब उसका जरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं हो, प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, तो ये 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 9 मार्च 2015 को, ठीक है। और प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015, ठीक है, 9 मई 2015 को। और उसके बाद मुद्रा बैंक योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। देख लीजिए 2015 में बहुत सारे स्कीम हैं, लेकिन यहाँ पे ये डेट मिलाना पड़ेगा, 9 मार्च 9 मई और 8 अप्रैल मई, फिर मार्च आता है, फिर अप्रैल आता है, फिर मई आता है, ठीक है। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये 18 अगस्त 2014 है, फिर यहाँ मार्च है, फिर 9 मई 2015 है, फिर ठीक है 8 अप्रैल 2015 है, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3 आपका ये सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन में, ठीक है, कोपेनहेगन में। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1995 में, ठीक है, 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा इसमें पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो इधर योजना है, इधर उद्देश्य है। तो उदय जो जिसे UDAY कहते हैं, उदय, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और हृदय HRYDAY जिसको हृदय कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, ठीक है, विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अमृत योजना जो था, AMRUT, अमृत योजना जो था शहरों में मूलभूत संरचना से था, ठीक है, शहरों में मूलभूत संरचना से था।
तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। और डी जो है स्वच्छ भारत मिशन, तो शुद्ध पेयजल से, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो था ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य सड़कों, गलियों, आधारभूत संरचनाओं को साफ रखना है। ठीक है, यह भारत के सभी क्षेत्रों जैसे शहरों, कस्बों, गांवों को साफ सुथरा रखने के लिए जो है बल देता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है 2 अक्टूबर 2019 तक भारत में खुले शौच से मुक्त करना था। तो सिर्फ शुद्ध पेयजल से नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे वाई बी रेड्डी। ठीक है, 14वें वित्त आयोग का गठन जो है भूतपूर्व RBI गवर्नर वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग का गठन जो हुआ था 2 जनवरी 2013 को किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 15 दिसंबर 2014 को सौंपी। इसमें 1 अप्रैल 2015 से मार्च 2020 के दौरान जो है कर प्राप्तियों के हस्तांतरण पर जो है अपने विचार दिए। ठीक है, तो वाई बी रेड्डी है। और ये भी पूछा जाता है संविधान के किस भाग के में जो है इसका वर्णन किया गया है वित्त आयोग का। तो ये संविधान के भाग 12 में अध्याय 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 280 से लेकर के जो है 281 में जो है वित्त आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 280 से लेकर के 81 में और भाग 12 में, ठीक है, वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 20वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, तो तीनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में जो है नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला भी पंचायतों आए तो जिला पंचायत को भी, ठीक है, जिला पंचायत को भी जो है इन सभी को सम्मिलित किया जाता है किसमें, जिला योजना में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कूट में कौन सा उत्तर सही करेंगे, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। तो कौन सा सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले आया था भारत में हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति पहले नंबर पे आया था। इसके तहत जो है नई कृषि रणनीति उन्नत प्रजार के बीजों के साथ पहली बार जो है वर्ष 1966 में जो है 66 की खरीफ की फसल प्रारंभ से ये हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है सर्वप्रथम 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था 14 बैंकों का। ठीक है, और जो ये गरीबी हटाओ है ये छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1980-85 में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आया था आपका हरित क्रांति 1966 में, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब, तो 1969 में, और गरीबी हटाओ जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 और 85 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 2, 1 सही हो जाएगा कालक्रम के अनुसार से। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये नोएडा में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है नोएडा में बनाया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है ई बीज संबंधित है। तो ई बीज क्या है, ये जो है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु जो है एकल द्वार प्लेटफार्म से संबंधित है। ठीक है, ई बीज जो है भारत का गवर्नमेंट टू बिजनेस जिसे G2B कहा जाता है, G2B कहा जाता है। ठीक है, वेब पोर्टल है जो व्यवसायियों की सरकार के साथ जो है अंतरक्रियाओं में जो है सरलता और सुविधा लाने के उद्देश्य से जो है स्थापित किया गया है। इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से 11 सरकारी सेवाओं की जो है ऑनलाइन उपलब्धता के साथ जो है देश में व्यवसाय को सुगम बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से जो है इसको 18 फरवरी 2015 को जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो वर्ष 2008 में हुई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 26 नंबर है, वायु की गति निम्नलिखित किसके द्वारा नापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, वायु की गति मापी जाती है और वायु की गति मापने का साधन जो है एनीमोमीटर है। और यह बात दिग्दर्शन की तरह दिखता है। ठीक है, और इसमें 4 कप होते हैं जो कि वायु की गति को मापते हैं और पिंड जो है वेग वायु की गति की दिशा भी बताता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस एक ग्रीन गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस क्षेत्र में? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सन 1921 में। ठीक है, 1921 में जो है सैद्धांतिकी भौतिकी विशेष के रूप में जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की खोज करने के लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, ये जो है वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों, पादपों और पक्षियों के लिए जो है संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसके अतिरिक्त जल संरक्षण अधिनियम जो 1974 में आया था, और वन संरक्षण अधिनियम 1982, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1996, ये भी सही है। और पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। ठीक है, तो इसमें जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 30वां नंबर प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन जो है स्वतंत्र रूप से वातावरण से जो है पौधों को नहीं प्राप्त होती है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर पौधों को प्राप्त होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया जो है जीवाणुओं द्वारा संपन्न होती है। सामान्यतः कुल ल्यूमिनोसी के पौधे द्वारा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका 31 नंबर है, किसी संक्रिया में यदि देख लीजिए यहाँ पे 41 दिया है माइनस 32 बराबर 55 किया है, तो कैसे आया है? अब इसको हम 4 1 को जोड़ देते हैं, 4 धन 1 कर देते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। फिर 3 धन 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। तो बराबर कितना हो गया? 55 हो गया। इस तरह से किया है। इसी तरह से हम इसको करेंगे, दूसरे वाले को 4 धन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इसको 4 धन 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 76। इसी प्रकार हमको 32 और 33 और 22 को बताना है, तो 3 धन 3 बराबर 6 इधर लिखाएंगे और 2 धन 2 बराबर 4, तो ये 46 हो जाएगा। तो आपका उत्तर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पर से संबंधित है? तो ये एक स्त्री है, मान लीजिए। ठीक है, एक स्त्री है। एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा, एक पुरुष को परिचित कराते हुए, इस पुरुष को परिचित कराते हुए कहा कि उसके भाई, ठीक है, उसके भाई, मान लीजिए यहाँ पे उसके ये भाई है। ठीक है, ये भाई है, उसके भाई पिता के, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये पिता हो गया। ठीक है, पिता के इकलौते पुत्र, ठीक है, ये इकलौता पुत्र हो जाएगा। इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो ये इकलौता पुत्र क्या हो जाएगा? स्त्री का ये दादा हो जाएगा। और ये जो भाई होगा यहाँ बीच में, ये क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। और ये जो बच रहा है ये क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संबंध पहले क्या बन रहा है? स्त्री और पुरुष का, तो ये बन रहा है बहन का। ठीक है, तो ये बहन का बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा
उत्तर सही हो जाएगा। तो वो उसका बहन से संबंध है, ठीक है, भाई बहन का संबंध है, स्त्री और पुरुष का, ठीक है। इसको आप लोग खुद करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, यदि 4 × 6 = 1812, 5 × 8 = 2415, 6 × 9 = 2718, तो 7 × 6 बराबर कितना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे करने का ट्रिक आप लोग, 4 × 6 बराबर कितना किया है, 1812, ठीक है, 1812 किया है। तो हम इसको क्या करने के लिए क्या करेंगे, 6 × 3 अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 में 3 का गुणा कर दें तो 18 आ जाएगा, और इसमें 4 में जो है 3 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 18 × 1812। इसी तरह से इसको किया है, 5 × 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 8 × 3 कर दें तो हो जाएगा 24, यहाँ पे 24, तो इसको लिख दिया है 24 15, ठीक है। इसी प्रकार इसको किया है, तो 6 × 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 18, और 9 × 3 कर दें तो कितना हो गया 27, तो यहाँ देख लीजिए 2718 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको क्या किया है, 7 × 3 करेंगे तो 7 तारीख 21, ठीक है, और 6 × 3 करेंगे, 6 × 3 6 तारीख 18, तो कितना हो जाएगा 1821 हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन में सही है, 1821 हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, x का मान, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लुप्त संख्या जो है उसको निकालना है। तो अब यहाँ पे कैसे किया है, देख लीजिए, 28 में से 3 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और 22 में से इसमें -2 किया है, ठीक है, तो कितना बचा 20 बचा, ठीक है। अब देख लीजिए 28 में 3 जोड़ेंगे तो +3 हो जाएगा 31, फिर 3 जोड़ेंगे +3 तो 31, और फिर +2 किया है तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है, ये कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे ये तो दोनों बराबर हो गए, और इसको देख लीजिए 31 माइनस अगर 3 करते हैं तो कितना आता है 28, ठीक है, और 28 - 4 करते हैं तो कितना आ जाता है, 28 - 4 करते हैं तो कितना आ जाता है 24। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे -3 हुआ था, -3 हुआ था, और -2 हुआ था, +3 हुआ था, +3 हुआ था, और +2 हुआ था। अब यहाँ से तिरछा ऐसे कीजिए, ठीक है, ये ऐसे तिरछा कीजिए और ये इसे तिरछा कीजिए, तो 31 में अगर -3 करते हैं तो कितना आता है 28 आता है, ठीक है, 28 आता है, और 28 में हम जब -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 में से -4 कटेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 24 प्राप्त हो जा रहा है, तो यानी यहाँ हम अगर 28 वैल्यू रख दे रहे हैं तो देखिए इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब देख लीजिए 25 में अगर हम 25 में +3 जोड़ेंगे तो बीच वाला 28 है, यहाँ का मान आ जाएगा, यहाँ का 28 माना जाएगा, और फिर 28 में जब हम +4 जोड़ेंगे तो 28 4 32 आ जाएगा, तो यहाँ मान आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही हो जा रहा है, यहाँ पे 28 आपका सही हो जा रहा है, ठीक है। ये 32 है, ठीक है, ये 32 है, ये नहीं, ये मान ये तिरछा होगा ना, ये 32 है, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कीजिएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, यदि किसी निश्चित कोड में जो है TABLE को UCEPJ लिखा जाता है तो चेयर को जो है निम्नलिखित में से किस कोड में लिखा जाएगा। तो TABLE टेबल को क्या लिखा गया है, UCE और P और क्या लिखा गया है, J लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए TU+1, ठीक है, +2 AC +2, फिर +3 +4 +5 आया है, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम चेयर में करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे CHAIR, तो जब हम +1 करेंगे तो C के बाद क्या आता है, D आता है, +2 करेंगे तो H के बाद क्या आता है, J आता है, 2 जोड़ेंगे, +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका M आ जाएगा,
प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। तो DJDMW, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो DJDMW आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। ठीक है, 36 नंबर है। यदि किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और इससे जो है 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो त्रिज्या दिया है आपका, त्रिज्या दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया है, माना तार की लंबाई L मीटर है। ठीक है, तो तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तार की त्रिज्या जो हो जाएगी तो 4/2 बराबर हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 4 मिलीमीटर व्यास का दिया है ना, तो 4/2 हो जाएगा, तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन जो होता है बराबर क्या हो जाएगा, तार का आयतन। ठीक है, तार का आयतन, तो 4/3 पाई गुणे 3 का क्यूब हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुणे 0.2 का स्क्वायर गुणे h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, h का मान निकालेंगे। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारा, h बराबर हो जाएगा 4/3 गुणे 3 का स्क्वायर बटे 0.2 गुणे 0.2 हो जाएगा। अब इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिक 9 और 9 चौक 36, ये ऊपर जाएगा तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36/0.2 गुणे 0.2। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 900 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.0 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। ठीक है, जिसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उन्हें प्राप्तांक मिला था 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 6 और सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की मध्यिका निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनके प्राप्तांक की मध्यिका निकालने के लिए इनको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 सबसे छोटा है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया। यहाँ पे 2 बार 7 आया है, 2 बार 6 भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 4, 5, 6, 6, ठीक है, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम में। ठीक है, अब n बराबर 17 दिया है। ठीक है, n का मान कितना दिया है, 17 दिया है, n बराबर 17 दिया है, तो माध्यिका क्या हो जाता है, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1, मतलब n का मान 17 है, 17 + 1 बटे 2, क्या सूत्र होता है, n+1/n। ठीक है, तो ये बाई 2, n+1/2। ठीक है, वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे 17 × 18/2 यानी 9वां पद, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 प्राप्त होगा ना, यानी 9वां पद। तो यहाँ पे 9वां पद कौन सा है, तो यहाँ पे 9वां है जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उसका माध्यिका क्या हो जाएगा, 9वां पद हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति 20 रुपये में 25 सेब की दर से सेब खरीदता है तथा उन्हें जो है 25 में 20 सेब बेचता है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो 25 सेब खरीदता है कितने में, 20 रुपये में। ठीक है, 20 रुपये में खरीदता है, तो एक सेब की कीमत क्या हो जाएगी, तो 20/25 हो जाएगी, बराबर 0.8 रुपया हो जाएगा आपका। ठीक है, अब व्यक्ति सेब बेच रहा है, 20 सेब बेचता है कितने में, 25 रुपये में, तो एक सेब बेचेगा कितने में, तो 20/25 हो जाएगा, बराबर 1.25 यानी 1 रुपया 25 पैसा में। अब लाभ रुपया में हमको बताना है, तो लाभ कितना हो जा रहा है, तो 1.25 माइनस 0.80, ठीक है, बराबर 0.45 यानी 45 पैसा। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ हमको बताना है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो लाभ हमको कितना प्राप्त हुआ है, तो 0.45 इंटू 100 बटे क्रय मूल्य क्या आया था, तो क्रय मूल्य आया था हमारा 0.8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 450/8 हो जाएगा। अरे जब यहाँ है 100 गुणा करेंगे तो यहाँ 2 अंक इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 450/8 हो जाएगा। अब इसी को काटेंगे हम तो 8 × 5 = 40, फिर हो गया 5 × 45 = 50,
56.25%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 56.25% उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, यदि x + 1/x बराबर 5 तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका मान 5 दिया है। ठीक है, तो दोनों तरफ का हम अगर इसमें वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x² हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब x² + 1/x² दोनों पक्षों का हम वर्ग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 25 - 2 बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। अब देख लीजिए पुनः, अब इसका भी वर्ग करने पर हमको पुनः इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर। अब बराबर क्या कर देंगे, x² + 1/4 हो जाएगा, x पे 4 घात हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा। ठीक है, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आ जाएगा। तो इसी तरह x पे 4 + 1/x पे 4 बराबर 529 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x पे 4 + 1/x पे 4 बराबर जो है 527 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 527। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 9/4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो मान लीजिए पहला गोला है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है r1 है। ठीक है, और दूसरा गोला मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, उसकी त्रिज्या जो है r2 है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उसका अनुपात जो है 9/4 है। तो क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। तो r की जगह पे एक r1 त्रिज्या हो जाएगा, r1² बटे दूसरे गोले का तो 4πr² बराबर 9/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से ये कट गया तो क्या बचा, r1/r2 का होल स्क्वायर बचा बराबर 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो r1 यहाँ पे स्क्वायर है तो r1/r2 बराबर √9/4 हो जाएगा। बराबर हम क्या कर सकते हैं, 3/2, अरे 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, तो 3/2 आ जाएगा मान। ठीक है, अब देख लिए 3/2 हमारा मान आ गया था। ठीक है, अब गोले का आयतन पूछा है तो गोले का आयतन v1/v2 कर देना है। तो 4/3 πr³ होता है πr2³ बराबर जो है r1/r2 का होल क्यूब। ठीक है, तो r1/r2 का मान कितना दिया है आपका, तो 3/2 दिया था, इसका हम क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27/8, यानी 27/8 इसका आयतनों का अनुपात हो जाएगा। तो ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और तैयारी आप लोग करते रहिए, हम 30 प्रैक्टिस सेट देंगे जो आपको दूसरी बुक पढ़ने की संभवतः जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और मैथ के जो क्वेश्चन अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही हो समझने में तो स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए अच्छी तरीके से, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।